क्या होगा। कल तुमको बताया था कि मद्रास जो चंद्रगिरी है वहां के राजा ने पट्टे पर अंग्रेजों को जमीन दे दी थी, ठीक है भाई। और पट्टे पर जो जमीन दे दी गई थी, फिर उसके बाद पट्टे पर दी गई जमीन पर अंग्रेजों ने अपनी मसूलीपट्टनम में कारखाने का स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की, समझ रहे हो। इसी के बाद मैंने बताया था कि मसूलीपट्टनम के क्षेत्रों में अंग्रेजों का ठीक ठाक वर्चस्व हो गया। ये भी तुमको ध्यान रखना है कि लगभग लगभग एक आधी बातें हमसे ऐसी पूछी जा सकती है। जैसे देखो सबसे मेन बात क्या है ना, तुमको ध्यान रखना है कि 1633 के आसपास, 1633 के आसपास अंग्रेजों ने उड़ीसा में अपनी एक व्यापारिक कोठी खोली, समझ रहे हो बात को। उड़ीसा के अलावा अंग्रेजों ने 1653 के आसपास, मतलब 1651 के आसपास अंग्रेजों ने हुगली में प्रवेश किया। कौन सी जगह प्रवेश किया? हुगली। अब हुगली कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो इस पूरी कहानी को समझेंगे। देखो अंग्रेज मेनली अभी तक हमने जो पढ़ा, तो वो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा अंग्रेजों में, केवल अंग्रेजों में हमने इतना समझा था कि अंग्रेज किस कंपनी के माध्यम से भारत आए, उस कंपनी ने कैसे कैसे शुरुआत की, यही सब तो पढ़ा था कल, है ना। हमने ये पढ़ा था कि भाई कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के अधिकार दिए गए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ी, और कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पांव जो है वो व्यापार से अधिकार की ओर जमाने शुरू कर दिए। अब व्यापार से अधिकार एक चीज है, समझ रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है ना, कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों को जैसे ही मद्रास यानी चंद्रगिरी जो जगह थी, वहां के राजा ने जैसे ही पट्टे पर जमीन दे दी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने वहां व्यापारिक कोठी बनाई। और कल मैंने तुमको एक किला भी बताया था कि मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था, है ना। ये किला बना दिया अंग्रेजों ने, अपने किले बंदी कर दी। अभी देखो मद्रास के अंदर अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई, नहीं हो गई? अभी इस समय तक अगर मैं तुमको पूछूं सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अंग्रेज भारत में कहां है? मद्रास में। भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग, दक्षिण भारत के हिस्से के अनुसार मैं इस तरीके से भी अगर भारत को बना दूं, तो मैं ये जानता हूं कि अंग्रेजों ने इस वाले क्षेत्र पर तो अपना वर्चस्व कर लिया ठीक ठाक, जिसको हम क्या बोलते थे? मद्रास का क्षेत्र, है ना। लगभग मैं मान करके चलता हूं कि इस वाले एरिया पर उन्होंने अपना अच्छा जो है राज जमाने की व्यवस्था कर ली। दूसरा, अब अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का पहला कारखाना स्थापित हुआ था 1611 में, ठीक है भाई। अंग्रेजों का दूसरा कारखाना अगर हम लोग देखेंगे तो स्थायी कारखाना जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहां स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था सूरत में। कौन सी जगह हुआ था? सूरत। और सूरत कहां पड़ता है? गुजरात। यहां हमने कल कंपनी वाली वो जो पीडीएफ थी उसमें पढ़ा था ना, 1613 में स्थापना हो गई थी स्थायी कंपनी की। अब देखो अंग्रेजों ने शुरुआत की कौन सी जगह से? यहां मसूलीपट्टनम से, और फिर सूरत में भी अपनी स्थायी कंपनी की स्थापना, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। अंग्रेज धीरे 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 फैलते गए, समझ रहे हो। यहां मद्रास के अंदर अंग्रेजों ने किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। आगे अंग्रेजों ने, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको आगे की कुछ और चीजों पर देखने को मिलती हैं। जैसे अंग्रेज पहले यहां थे, यहां से अंग्रेज कहां आ गए? सूरत आ गए। सूरत में अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, अच्छे से व्यापार कर रहे थे। सूरत को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया था। जब इन्होंने सूरत को अपना मुख्यालय बना लिया, ध्यान देना यहाँ पे, सूरत को जब इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया, तो ये मुख्यालय कब बना? 1613 में। और यहाँ मुख्यालय कब बना था? 1611। ये टेम्परेरी मुख्यालय था अंग्रेजों का, मसूलीपट्टनम वाला। सूरत वाला क्या था? परमानेंट था। अब यहाँ क्या होगा? देखो सूरत के अंदर अंग्रेज व्यापार करना शुरू करेंगे, और व्यापार करते करते अंग्रेजों को ना सूरत में थोड़ी बहुत दिक्कतें सामना आएंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे ना क्या होता है कि जब अंग्रेज सूरत में आकर के व्यापार शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार हम तो फंस गए बिल्कुल बीच में। क्यों फंस गए बिल्कुल बीच में? मैं यहाँ कहीं मान लेता हूं कि यहाँ कहीं है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ कहीं है, इस समय पे देखोगे तो मराठा, महाराष्ट्र का क्षेत्र, समझ रहे हो। दिल्ली में उत्तर भारत में मुगलों की शक्ति बढ़ रही है। दक्षिण भारत में अगर हम देखें, मध्यवर्ती भारत में, दक्कन के प्रदेश में मराठाओं की शक्ति बढ़ती है आने वाले समय में, है ना। और धीरे धीरे देखोगे तो ये अब होता क्या था कि भाई दिल्ली से भी अभियान चलाया जाता था मराठाओं पर। अब मराठा भी कभी कभी हमला करने चले जाते दिल्ली। अब होता ये था अक्सर इन अभियानों में कि अगर दिल्ली का बादशाह यहां तक आएगा अभियान चलाने के लिए मराठाओं के पास तक,
और किसी कारणवश अगर उनको ऐसे ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, कुछ धन धुन लूट करके नहीं ले जा रहे हैं, न कुछ युद्ध हुआ ठीक से, तो कई बार ऐसा हो जाता था। अब दिल्ली से जो सेना आई है वो आई है मराठा साम्राज्य तक, मराठा साम्राज्य से अब वो सेना वापस जा रही है, तो उनके मन में ये होता रहा है ना कई बार कि यार इतनी लंबी यात्रा तय की, निष्कर्ष क्या निकला, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो हमें जो है ना वो लूट लेना चाहिए कुछ रास्ते में, और कुछ तो इस यात्रा से फायदा निकलेगा, कुछ तो इस अभियान से फायदा निकलेगा। तो जब ये दिल्ली से मुगल सेना आती थी मराठाओं पर अभियान चलाने, तो कई बार ये वापसी में जाते हुए सूरत में इन अंग्रेज व्यापारियों को ही लूट लेती थी, समझ रहे हो बात को। और जब सूरत में इन अंग्रेज व्यापारियों को लूट लेती थी तो अंग्रेज यहाँ दो तीन चीजों से बड़े परेशान थे। एक तो टैक्स देना पड़ता था, ऊपर से यहाँ लूट भी लेते हैं। मराठा आते हैं, कभी वो भी नहीं लड़ पाते हैं, यहाँ पे दिल्ली तक पहुंच नहीं पाते हैं, युद्ध हो नहीं पाता है, खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। नीचे से जब मराठा बढ़ते हैं तो सूरत में इनको लूटते हैं, ऊपर से मुगल आते हैं तो इनको लूटते हैं। दोनों तरफ से अब अंग्रेजों को ये लग रहा था कि यार सूरत उतनी काम की जगह हमारे लिए है नहीं। अब अंग्रेजों को, मैंने तुम्हें कल घटना बताई थी ना कि जो मुंबई नाम की जगह है, ये मुंबई नाम की जगह अंग्रेजों को गिफ्ट में मिली थी नहीं मिली थी, दहेज में मिली थी, है ना। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था। मसूलीपट्टनम में वो पहले से है। एक मसूलीपट्टनम के संबंध में ही तुमको एक सन ध्यान रखना है 1632 का। 1632 में गोलकुंडा नाम की एक स्थान था दक्षिण के अंदर। कौन सा स्थान था? गोलकुंडा। गोलकुंडा के राजा ने एक आदेश जारी किया, एक आदेश जारी करता है गोलकुंडा का राजा, और इस आदेश में क्या कहता है, गोलकुंडा का शासक इस आदेश में कहता है कि भाई अंग्रेजों को जो है ना वो यहाँ इस क्षेत्र में टैक्स फ्री ट्रेड दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? टैक्स फ्री ट्रेड। टैक्स फ्री ट्रेड का मतलब है कि उन्हें कर मुक्त व्यापार दे दिया जाए। कैसा व्यापार दे दिया जाए? कर मुक्त व्यापार। तो 1632 में गोलकुंडा का राजा अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार दे देता है। अब कर मुक्त व्यापार जैसे ही देता है अंग्रेजों को, तो ये बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों के लिए। इसीलिए ध्यान रखना है कि इसी को कहा जाता है इतिहास में सुनहरा फरमान। क्या बोला जाता है? सुनहरा फरमान। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा गोलकुंडा के राजा ने किस वर्ष सुनहरा फरमान जारी किया था? 1632 में। किसके लिए ये सुनहरा फरमान जारी हुआ था? अंग्रेजों के लिए। 500 पैगोडा में हमेशा के लिए अंग्रेजों ने इस जगह को खरीद लिया, और 500 पैगोडा जो रुपये दिए थे गोलकुंडा के राजा को, उसके बदले में अंग्रेज जिंदगी भर यहाँ ट्रेड फ्री, मतलब टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे, कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, समझ रहे हो। यानी दक्षिण में अंग्रेजों की एक मजबूत स्थिति, गोलकुंडा भी उनको मिल गया, वो मसूलीपट्टनम में थे ही। लगभग मद्रास के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपना अच्छा वर्चस्व बना लिया। मद्रास उनको अच्छा वर्चस्व के तहत प्राप्त हो गया। मैंने कहा था कि बंबई नाम की जो जगह है वो उनको दहेज में मिली ही है, समझ रहे हो बात को। और तीसरी जगह अंग्रेजों के पास अब जो रह गई थी, तीसरी जगह जो रह गई थी भारत में जहां उन्हें अपना वर्चस्व बनाना था, वो जगह रह गई थी कलकत्ता। कौन सी जगह रह गई थी? कलकत्ता। इसीलिए आगे चल करके हम देखेंगे अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसी हुई, 3 प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी बनी ना। अब अंग्रेज जो है वो पूरब की ओर जाना शुरू करेंगे। किसकी ओर जाना शुरू करेंगे? पूरब। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये बात निकल करके आती है कि अंग्रेज सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम आए। कहाँ आए? मसूलीपट्टनम। यहाँ उन्होंने एक टेम्परेरी कारखाना लगाया। पहले सूरत गए थे, सूरत का कारखाना बनने में समय लग गया, समझ रहे हो बात को। तो 1613 में बना सूरत में परमानेंट कारखाना। अब सूरत को मुख्यालय बनाने के बाद अंग्रेज जो है वो सूरत से भी चले गए और 1651 में जाकर के पहुंच गए पश्चिम बंगाल, जहां उनका अगला टारगेट था कलकत्ता। तो कलकत्ता पहुंचे 1651 में, और हुगली के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। अब जब 1651 में अंग्रेज सूरत से हुगली पहुंचे तो इसके आने के पीछे कई कारण थे। एक तो मैंने बताया मराठा और दिल्ली के राजा के बीच में चलने वाला संघर्ष, बीच में ये पिस रहे थे बिना बात के, है ना। तो इनको लगा कि यार अब यहां से चलना चाहिए। दूसरा कारण भाई, दूसरा कारण क्या हो सकता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ व्यापार कर रहा है और वो यहाँ का व्यापार छोड़ के यहाँ आ जाता है
तो उसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण क्या था, तुम इस पश्चिमी तट पर देखोगे तो इस पश्चिमी तट पर तुम्हें ऊपर से नीचे तक क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। पोर्तुगीज यहाँ पर थे, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पर पोर्तुगीज के अलावा देखोगे तो और भी सारे लोग थे, है ना। जितने यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका किसी न किसी का एक ना एक ठिकाना यहाँ था ही था। तो यहाँ पश्चिमी तट पर क्या था, व्यापार का जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कि यार इस जगह से हमको जाना चाहिए। दूसरा देखोगे तो अंग्रेजों के पास कोई बड़ा बंदरगाह था नहीं, समझ रहे हो। और उनको एक बड़ा बंदरगाह, मुंबई तो उनके पास था ही, लेकिन उनको पूरब में एक बड़ा बंदरगाह चाहिए था, वो था कलकत्ता बंदरगाह। इसके अलावा अंग्रेज अब केवल मसालों के व्यापार में नहीं घुसना चाहते थे, वो और भी चीजों का व्यापार करना चाहते थे, वो राजस्व पर नियंत्रण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अब प्रवेश कर दिया कौन सी जगह, सूरत से बंगाल की ओर। और जब 1651 में अंग्रेज हुगली आते हैं, तो हुगली आने के बाद क्या होता है भाई, हुगली आने पर अंग्रेजों से औरंगजेब के द्वारा लगा दिया जाता है अंग्रेजों पर एक टैक्स, जिसको हम कहते हैं चुंगी कर। कौन सा टैक्स लगा दिया जाता है, चुंगी कर। चुंगी कर को तुम आज की भाषा में कहते हो टोल टैक्स। क्या बोल देते हैं, टोल टैक्स। तो अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए यहां देना पड़ता था चुंगी कर। कौन सा कर देना पड़ता था, चुंगी। इस समय भारत का राजा, आगे चल करके 58 के समय औरंगजेब के बाद की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात को। औरंगजेब भारत का राजा बन चुका था और औरंगजेब ने इन पर कौन सा कर लगा दिया है, चुंगी कर। समझ रहे हो बात को। जब औरंगजेब इन पर चुंगी कर लगा देता है तो अंग्रेज चुंगी कर देने में बड़ा ड्रामा करते थे। ड्रामा करेंगे ही, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। अब अगर औरंगजेब को चुंगी टैक्स दे देंगे तो भाई बदले में क्या बचेगा अंग्रेजों को, कुछ भी तो नहीं बचेगा। चुंगी कर देंगे तो मतलब चुंगी कर लिया जाता था, इनसे व्यापार के बदले टैक्स लिया जाता था। अंग्रेजों को लगा ये फिर तो फायदा ही क्या हुआ यहाँ आने का। तो अंग्रेज अधिकारी कई बार चुंगी कर देने के लिए बड़ी आनाकानी करते थे। औरंगजेब ने इस चीज का सॉल्यूशन काफी समय सोचने के बाद निकाला। 1680 के आसपास औरंगजेब एक फरमान जारी करता है, 1680। और 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजों पर लगा दिया चुंगी के बदले जजिया कर। कौन सा कर लगा दिया, जजिया कर। समझ रहे हो बात को। तो अंग्रेजों पर जजिया कर कब लगा दिया गया, 1680। औरंगजेब ने कहा मैं तुमसे सारा चुंगी कर वगैरह हटाता। देखो चुंगी कर कब लगाया, 1658 में। कब लगाया, 1658। और 1680 आते आते औरंगजेब ने इन पर लगा दिया कौन सा कर, जजिया कर। बोला चुंगी कर समाप्त करता हूं। 1680 में चुंगी कर समाप्त किया और दूसरा कर लगा दिया जजिया कर। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। सल्तनत में हमने 4 प्रकार के कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। एक तो 4 प्रकार के करों में देखो हमारे पास एक होता है खराज, एक होता है खम्स, ठीक है ना, एक होता है जजिया, एक होता है जकात, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, जजिया, जकात, खराज, खम्स। समझ रहे हो। खराज क्या था, तो उस समय पे भू राजस्व जो लिया जाता था उसको खराज कहते थे। खम्स क्या था, लूट का धन खम्स होता था। समझ रहे हो। जजिया क्या होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो ये जजिया कर लगा दिया किसके ऊपर भैया, अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों के ऊपर जजिया कर लगा। उनको व्यापार में थोड़ी समस्याएं आई। अंग्रेजों ने इस समय पे यहाँ पे जजिया कर जब लग गया तो अंग्रेजों को लगा यार कि अब तो व्यापार में कुछ बचा ही नहीं है, अगर टैक्स वगैरह देते रहेंगे। होता क्या था कि अंग्रेज एक कागज रख करके रखते थे जेब में, और मतलब फिर क्या होता था ना, जैसी कोई मुगल अधिकारी किसी अंग्रेज को भीड़ में भी देख लेता था तो उसको पकड़ता था, बोलता था जजिया लाओ। अब वो उस अंग्रेज अधिकारी उस अधिकारी से कागज पे लिखवा देता था कि हमने जजिया पे कर दिया है। समझ रहे हो। और कई बार वो लिखते थे तुर्की या फारसी भाषा में, समझ रहे हो, फारसी वगैरह में लिखते थे। अब ये अंग्रेज अधिकारी कहीं पढ़ पाते थे, कहीं नहीं पढ़ पाते थे। अब इनको ये क्या करते थे, इसको बंद करके रख लेते थे। इस कारण क्या होता था कि कई बार नए नए अधिकारी आते रहते थे। जितनी बार मुगल अधिकारी आते थे उतनी बार अंग्रेजों से जजिया निकाल लेते थे। अब अंग्रेजों को लगा यार ये तो और बड़ी समस्या हो गई, तो अब अंग्रेज ढूंढेंगे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को। और इस परमानेंट सॉल्यूशन को ढूंढने का काम करता है एक अंग्रेज जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। क्या नाम था, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच, किसके बीच, औरंगजेब। भारत का राजा इस समय पे औरंगजेब है ना। सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच एक संघर्ष होता है। इन दोनों के बीच में एक छोटा युद्ध होता है
जो युद्ध वर्ष 1688 में हुआ, किस वर्ष हुआ था? 1688। 1688 में अंग्रेजों के तरफ से सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का पूरा कारण यह था कि औरंगजेब के द्वारा लिया जाने वाला अननेसेसरी टैक्स। आई बात समझ में? इसकी वजह से दोनों के बीच में जो है ना बड़ा तनातनी बढ़ गई। ठीक है, 88 में जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध का क्या परिणाम निकला कि इस युद्ध में सर जॉन चाइल्ड बड़े बुरे तरीके से हो गया पराजित। क्या हो गया? पराजित। और जब पराजित हो जाता है तो तब दोनों के बीच में होता है एक समझौता। क्या होता है? समझौता। ये जो समझौता है ना 1688 का, इस समझौते को तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये समझौता एक ऐसा समझौता है जो दोबारा अंग्रेजों को व्यापार के अधिकार प्राप्त करवाता है, अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत देता है। वरना 1688 में अंग्रेजों को औरंगजेब भारत से बाहर खदेड़ देता, दोबारा बंगाल में एंट्री नहीं देने देता। बस ये समझौता हो गया वर्ष 1688 में, इसलिए अंग्रेज 200 वर्ष राज कर पाए। समझ रहे हो बात को? अगर ये समझौता नहीं होता वर्ष 1688 में तो इसी दिन अंग्रेजों की सारी कहानी हो जाती खत्म। अंग्रेजों ने उसके बाद यहां पे माफी मांगी, सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफी मांगी कि ये तो गलती हो गई, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब अंग्रेज क्या करते थे ना, कभी कभी हुगली के आसपास के क्षेत्रों पे, मुगल क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों पे जानबूझ करके तोड़फोड़ मचा देते थे, कब्जा कर लेते थे। इनको लगता था बार बार औरंगजेब थोड़ी आएगा, ये इनकी गलत फहमी थी। जॉब चारनाक और जॉब यहाँ पे जो सर जॉन चाइल्ड है, इन दोनों ने औरंगजेब से माफी मांगी थी जब भयंकर युद्ध पर औरंगजेब उतर करके आ गया था। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर जब ये समझौता हुआ तो इसी समझौते के बाद अंग्रेजों की कहानी बढ़ी आगे। समझ रहे हो? अंग्रेजों को कलकत्ता में व्यापार करने के अधिकार वगैरह प्राप्त हो गए। इस तरीके से वो धीरे धीरे व्यापार करते रहे यहां पर, है ना। आगे चल करके हमें पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में। कब मृत्यु हो जाएगी? 1707। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु हो जाती है इस समय पे? औरंगजेब। ये तो सभी को पता है ना, कौन सा मुगल शासक कब से कब तक राजा रहा था। ठीक है, अब देखो भैया, औरंगजेब राजा कब तक रहता है? 1707 तक। समझ रहे हो? राजा देखो भाई, अगर यहां पर हम देखेंगे तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं भारत के इतिहास में? उत्तर मुगल काल आता है। कौन सा काल आता है? उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में तो मुगलों की शक्तियां और ज्यादा क्षीण हो गई थी, और ज्यादा खत्म हो गई थी मुगलों की शक्तियां। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों की शक्तियां बहुत कम रह गई थी, बहुत कम। उत्तर मुगल काल में ऐसे शासक थे जिनकी कुछ बहुत ज्यादा चलती नहीं थी। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा एक आदमी ने उठाया जिसका नाम था जॉन सरमन। क्या नाम था? जॉन सरमन। जब मुगलों की शक्तियां कम हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो 1717 ईस्वी के आसपास मुगल शासक बना जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। तुमको इसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये जो फर्रुखसियर शासक बना, ये किस वर्ष शासक बना था? 1717 में। समझ रहे हो बात को? 1717 के आसपास फर्रुखसियर शासक था। और इस फर्रुखसियर के पास जाता है जॉन सरमन। कौन सा अंग्रेज जाता है? जॉन सरमन। जॉन सरमन एक अंग्रेजी दल ले जाकर के पहुंच जाता है किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार। फर्रुखसियर को कुछ बीमारी वगैरह थी, ऐसी कुछ कहानी जानने को मिलती है, इसको कुछ बीमारी वगैरह थी। समझ रहे हो बात को? और जॉन सरमन इसकी बीमारी का इलाज वगैरह करवा देता है। ठीक है, जिस कारण फर्रुखसियर अंग्रेजों से बहुत ज्यादा हो गया खुश, और इसने 1717 में एक फरमान जारी किया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश जारी किया। इसी फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था 1717 में, इस फरमान में 3 बातें थी। तुम्हारे लिए तीनों बातें महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि इसी फरमान को अंग्रेजी इतिहासकार ऑर्ले ने कहा है कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। समझ पा रहे हो बात को?
यानी जॉन सरमन जब किसके दरबार में गया, फर्रुखसियर के दरबार में गया, तो इसी 1717 में जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया, इसी फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? क्या था इस ऐसा अधिकार पत्र में? फर्रुखसियर इतना खुश हुआ अंग्रेजों से कि इस फर्रुखसियर ने 3 बातें कही। पहला तो इसने कहा कि बंगाल में तुमसे बार बार टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। समझ रहे हो? बात ही खत्म। तुम ऐसा करो 3000 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 3000। और पूरे वर्ष तक, यानी 1 साल तक, समझ रहे हो, 3000 रुपए में पूरे साल तक तुम बंगाल के अंतर्गत व्यापार कर सकते हो। यानी बंगाल में तुम्हें ऐसे छोटे छोटे टैक्स वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? अब एक नई परिस्थिति उभरी। परिस्थिति क्या उभरी कि अब तक जजिया कर था औरंगजेब के समय पे, चुंगी कर था। चुंगी और जजिया में अंग्रेजों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। कोई भी मुगल अधिकारी पकड़ करके बोल देता था ला जजिया कर, तो अंग्रेज बड़ी दिक्कत में थे वहां पे। अब क्या हो रहा है? अब 3000 रुपए का वार्षिक कर पर उन्होंने बंगाल को कर दिया फिक्स। समझ रहे हो बात को? और जैसे ही उन्होंने बंगाल को फिक्स कर दिया, बंगाल को अंग्रेजों ने 3000 रुपए वर्ष के दे दिए। अब तो मुगल शासक का बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है। और बंगाल के अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपए देते ही मिल गया मुक्त व्यापार। क्या मिल गया? मुक्त व्यापार, यानी बिना भारत के राजा के हस्तक्षेप का व्यापार मिल गया 3000 रुपए वार्षिक देने पर। समझ रहे हो? यानी 3000 का टैक्स देना है केवल साल का, और अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं पूरे साल भर। कौन सी जगह? बंगाल में। अब क्या होगा? अंग्रेजों को परेशानी नहीं होगी, बार बार आराम से व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यही दूसरा काम क्या हुआ इस समय पे? तो 10,000 रुपए में, कितने रुपए में? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए वार्षिक कर, 10,000 रुपए वार्षिक कर में अंग्रेजों को सूरत में भी दे दिया गया मुक्त व्यापार। कैसा व्यापार दे दिया? मुक्त व्यापार। कि सूरत में भी अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, जाओ सूरत में भी तुम्हें मुक्त व्यापार दे देते हैं। कितने में दे दिया? 10,000 रुपए में। इसके अलावा तीसरा, इसी फरमान के द्वारा क्या आदेश दे दिया कि बंबई में, अब बंबई किसका था भाई? बंबई था अंग्रेजों का, है ना? बंबई तो ऑलरेडी इनका था। बोला बंबई में अंग्रेजों के जो स्वर्ण सिक्के चलते हैं, अंग्रेजों के यहाँ अपने स्वर्ण सिक्के चलते थे, है ना? बंबई में अंग्रेजों के जो स्वर्ण सिक्के चलते हैं, इन स्वर्ण सिक्कों को संपूर्ण भारत में चला सकते हो। इन सिक्कों को क्या कर सकते हो? संपूर्ण भारत में चला सकते हो। इन सिक्कों को संपूर्ण भारत में चला सकते हो। ब्रिटिश सिक्कों को, कौन से सिक्कों को? ब्रिटिश सिक्कों। इन ब्रिटिश सिक्कों को तुम क्या कर सकते हो? पूरे भारत में चला। यानी अंग्रेज अभी तक मुंबई में जो सिक्के चलाते थे, उन सिक्कों को, अंग्रेजों के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की आजादी दे दी। इससे तुम समझ पा रहे होंगे अंग्रेजों को कितने ज्यादा अधिकार मिल गए थे। मिल गए थे, नहीं मिल गए थे? देखो 1717 में फर्रुखसियर से इस फरमान को लेकर के आने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन सरमन। तो इसीलिए सबसे सफल व्यक्ति कहा जाता है जॉन सरमन को व्यापार के अधिकार प्राप्त करने में। व्यापार के अधिकार प्राप्त करने वाला सबसे सफल राजदूत किसको कहा जाता है? जॉन सरमन को। समझ रहे हो? ये फर्रुखसियर से फरमान जारी करवा देता है, और इसी फरमान को क्या बोल देते हैं? मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो फर्रुखसियर का 1717 का फरमान। आई बात समझ में? इस फरमान के द्वारा ये 3 चीजें मिल गई थी अंग्रेजों को। ये 3 चीजें मिल गई। अब देखो क्या हो गया। 1698 के आसपास, लगभग 1698, इससे कहीं पहले एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि बंगाल में एक जमींदार हुआ करता था मुगलों का, सोबा सिंह नाम का। समझ रहे हो बात को? तो सोबा सिंह नाम का एक जमींदार जो था, उस जमींदार से किसी तरीके से उस जमींदार ने ना गद्दारी कर ली थी मुगलों से। तो उस जमींदार की जो जमींदारी थी, उस जमींदारी को अंग्रेजों ने प्राप्त करने का प्रयास किया। अब जो सोबा सिंह नाम का जमींदार था, उस जमींदार के पास से अंग्रेजों ने 3 गांवों को ले लिया। उसमें से बंगाल के अंदर एक गांव था 1698 में,
जिस गांव का नाम था सूतानती, एक गांव था जिसका नाम क्या था, सूतानती। एक गांव ले लिया अंग्रेजों ने 1698 में बंगाल के अंतर्गत ही, जिसका नाम था गोविंदपुर। थोड़ा ध्यान से समझो, देखो समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक गांव ले लिया जिसका नाम था कलिकत्ता। क्या नाम था, कलिकत्ता। समझ रहे हो बात को। ये 3 गांव ले लिए अंग्रेजों ने। ये 3 गांव अंग्रेजों को कब मिले, 1698 में। कैसे मिल गए 1698 में, तो एक जमींदार था जिसका नाम क्या था, सोबा सिंह। क्या नाम था, सोबा सिंह। कुछ ऐसे समझ लो कि इस सोबा सिंह से 1200 रुपये में, कितने रुपये में, 1200 रुपये में अंग्रेजों ने 3 गांव खरीद लिए। कौन कौन से 3 गांव खरीद लिए, सूतानती, बंगाल के अंदर है ना तीनों, गोविंदपुर, और तीसरा कौन सा, कलिकत्ता। समझ रहे हो। और इन तीनों गांवों के अंतर्गत अब अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक महत्व को बढ़ाना शुरू किया। इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने जहां व्यापार बढ़ाया, जहां अंग्रेजों ने अपने किले वगैरह लगवाए, वो जगह हुई कौन सी, कलिकत्ता। और इसी कलिकत्ता का अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन जॉब चारनॉक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जॉब चारनॉक के द्वारा। और इसी जॉब चारनॉक ने कलिकत्ता को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन करके नाम दिया कलकत्ता। क्या नाम दिया, कलकत्ता। तो यहां अंग्रेजों को क्या मिल गया था, कलकत्ता मिल गया। मैंने क्या कहा कि भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को मिला मसूलीपट्टनम। क्या कौन सी जगह मिली, मसूलीपट्टनम। समझ रहे हो बात को, मद्रास में। ये तो कौन सी जगह मिल गई, मद्रास। मैं लिख देता हूं, मान के चलो ये मिल गया मद्रास। ये वाली जगह मैं मान लेता हूं ये मिल गया कलकत्ता, ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पे मिल, ये इनके पास दहेज में मिला हुआ था बॉम्बे। तो अब अंग्रेज इन तीनों क्षेत्रों को आगे चल करके बनाएंगे प्रेसिडेंसी। समझ रहे हो बात को। कलकत्ता के अंतर्गत अंग्रेजों ने किलेबंदी की, और कलकत्ता में अंग्रेजों ने जिस किले को बनाया उस किले का नाम है फोर्ट विलियम का किला। क्या नाम है, फोर्ट विलियम का किला। क्वेश्चन आएगा, फोर्ट विलियम का किला कौन सी जगह बनाया, कलकत्ता में। विलियम इंग्लैंड का राजा था, उसके नाम पे फोर्ट विलियम कौन सी जगह बना, यहाँ पे। मद्रास में मैंने तुम्हें बताया मसूलीपट्टनम कंपनी के पास इन्होंने कौन सा किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यहीं पास में पुलिकट नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है, पुलिकट। तो मैं कहूंगा कि पुलिकट के अंतर्गत, कौन सी जगह, पुलिकट। पुलिकट के अंतर्गत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से एक और किला छीना, जिस किले का नाम था फोर्ट लुई। क्या नाम था, फोर्ट लुई। समझ रहे हो बात को। तो ये भारत में अंग्रेजों के किले हैं। ये किला ध्यान रखना, अंग्रेजों ने पुलिकट में किससे छीना था, फ्रांसीसियों से। किससे छीना था, फ्रांसीसियों से। इसको हम लोग आगे फ्रांसीसियों वाले में भी देख लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब अंग्रेजों की स्थिति क्या हो गई, मजबूत। आगे चल करके तुम देखोगे कि प्रेसिडेंसी बनी तीनों, और इन तीनों प्रेसिडेंसी में से भी हेड प्रेसिडेंसी किसको बनाया गया, कलकत्ता। इसी समय से ही कलकत्ता में नींव पड़ चुकी थी ब्रिटिश भारत की राजधानी की। इसी समय से कलकत्ता में किसकी नींव पड़ चुकी थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी। ब्रिटिश भारत की राजधानी तब हमेशा कौन सी जगह रही, कलकत्ता रही या नहीं रही। ब्रिटिश भारत की राजधानी हमेशा कौन सी जगह रही, तब कलकत्ता। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली भी 1911-12 में आई। समझ रहे हो, 11 में घोषणा हुई और 12 में दिल्ली राजधानी बनी। उससे पहले भारत की राजधानी इन्होंने कहां बना दी थी, कलकत्ता। समझ रहे हो बात को। तो हम इतना जान लेते हैं कि अगर तुमको पूछेगा कि सबसे मेन इन सब में कौन सी प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो इसलिए पूछ लेता है कभी कभी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड किसको बनाया गया था, तो जॉन आयर को बनाया गया। किसको बनाया गया था, जॉन आयर। इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड बनाया गया। क्लियर है इतना। ये हुआ अंग्रेजों का, यहां तक हमको पढ़ लेना, इतना ध्यान रख लेना। अंग्रेज के बाद कौन आएंगे, अंग्रेज के बाद आएंगे फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों को लेकर के ज्यादा चीजें नहीं है, डेनिस को लेकर के तो बहुत कुछ है नहीं, उनकी कंपनियां ध्यान रख लेना बस, डेनिस ये। फ्रांसीसियों को लेकर भी ज्यादा नहीं, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए युद्ध, उन युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध। क्या बोला जाता है, कर्नाटक के। तो क्वेश्चन आता है कर्नाटक के टोटल कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध। कितने युद्ध हुए, 3। समझ रहे हो, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध।
अभी तक मैंने जो जो बताया, इस चीज को अगर मैं थोड़ा फटाफट से रिवाइज करवाऊं तो मैंने कहा कि भाई 1632 में अंग्रेजों को मिल गया था क्या चीज? सुनहरा फरमान। किससे सुनहरा फरमान मिल गया था? गोलकुंडा के राजा से। भैया इनको टैक्स फ्री ट्रेड मिल गया गोलकुंडा में, तो इनको इस फरमान को क्या बोलेंगे? सुनहरा फरमान। आगे चल करके मैंने कहा कि भाई देखो 1611 में मसूलीपट्टनम तो वो आए ही थे, है ना। 1613 में कहा चले गए थे? सूरत। मद्रास में उन्होंने अपना कब्जा ठीक से कर ही लिया था। बंबई उनको दहेज में मिला ही हुआ था। तीसरी जगह रह गई थी, वो कौन सी रह गई थी? कोलकाता। अब उसी को जीतना था, तो कोलकाता को जीतने के लिए अंग्रेज 1651 में पहुंच गए। कौन सी जगह? हुगली। जब हुगली पहुंचे तो औरंगजेब ने इनके ऊपर लगा दिया कौन सा कर? चुंगी कर। चुंगी कर लगा इनके ऊपर, तो भाई चुंगी देने के लिए ये आनाकानी करते थे, तो 1680 में औरंगजेब ने इन पे लगा दिया जजिया कर। अब जजिया कर से अंग्रेज हो गए परेशान, इसलिए सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब के साथ एक छोटा संघर्ष किया या युद्ध किया, जिसको हम कह सकते हैं। वो कब हुआ? 1688 में। और इसी 1688 में जब ये युद्ध हुआ, तब जाकर के औरंगजेब और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1688 में ही। इसीलिए अंग्रेज व्यापार के लिए टिक पाए भारत में, वरना 1688 में ही औरंगजेब अंग्रेजों को यहां से भगा देता। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तर मुगल काल की शुरुआत हो गई। और उत्तर मुगल काल में हमारे पास जितने भी राजा आएंगे, वो सारे राजा कैसे होंगे? तो सारे राजा होंगे वो बिल्कुल टेम्परेरी राजा, जिनको बहुत ज्यादा शासन से मतलब नहीं है, कमजोर राजा। समझ रहे हो बात को? जैसे एक 1717 में भारत का राजा कौन था? फर्रुख सिंह। इसके दरबार में कौन गया था? जॉन सरमन। तो कुछ डॉक्टर लेकर के गया, इसको बीमारी थी कुछ, उन्होंने इसकी बीमारी ठीक कर दी, ये खुश हो गया अंग्रेजों से। समझ रहे हो? एक लंबे समय, मतलब कुछ समय इसके दरबार में उसका इलाज किया और ये उस बीमारी से हो गया ठीक। अब ठीक हो गया तो जब इस बिल्कुल खुश हो गया कि अंग्रेजों ने ठीक करे, तो अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया। इसी फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस वर्ष जारी हुआ था ये फरमान? 1717। क्या कहा गया इस फरमान में? कहा गया कि 3000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक बंगाल में अंग्रेजों को दे दिया जाएगा मुक्त व्यापार। कितने रुपए में? 3000। 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत में मुक्त व्यापार दे दिया अंग्रेजों को। इसके अलावा अंग्रेजों को कहा कि जो ब्रिटिश सिक्कों को तुम बम्बे में चलाते हो, उन ब्रिटिश सिक्कों को तुम पूरे के पूरे भारत में चला सकते। अब अंग्रेज उन ब्रिटिश सिक्कों को संपूर्ण मुगल शासनकाल वाले भारत में चला रहे हैं। समझ रहे हो बात को? जिस राजा का शासन है उसके सिक्के नहीं चल रहे। सिक्के किसके चल रहे? बोलते ना अपना सिक्का चलेगा। अपना सिक्का चलेगा का क्या मतलब है? कि भाई मेरा शासन चलेगा, है ना। अब सिक्के चलाने का आदेश किसको दे दिया? अंग्रेजों को। उनके सिक्के संपूर्ण भारत में चलने लगे। उसी दिन से तय हो गया था कि अब अंग्रेज बहुत अच्छे तरीके से भारत को लूटना शुरू कर देंगे। आगे चल करके 1698 में मैंने बताया कि सूबा सिंह नाम का एक जमींदार था। इससे ये 3 गांव खरीद लिए, सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। ये तीनों गांव बंगाल में खरीदे थे, ठीक है। और इसी बंगाल के अंतर्गत कलिकत्ता नाम का जो जगह है, उसको जॉब चारनाक ने अंग्रेजी में कैसे लिखा? कलकत्ता। समझ रहे हो? इसलिए इसका नाम पड़ गया कलकत्ता। ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया कलकत्ता। अब ये 3 प्रेसिडेंसियां बनी आगे चल के, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। बॉम्बे दहेज में मिला था, मद्रास जो है हमारे यहाँ के 2 बैल राजाओं की वजह से इनको मिल गया, और कलकत्ता जो है वो इनके अधिकार क्षेत्र में इनकी धोखाधड़ी और इनकी साजिशों से आ गया। ये तीनों क्षेत्र इन्होंने जीत लिए। अब अगला अपने पास कौन आएगा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आएंगे ना। अगला आने का क्रम याद है? सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे, फिर कौन आए थे? डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर कौन आए थे? डेनिश। बहुत ज्यादा हमारे पास काम के हैं नहीं, है ना। ये ध्यान रख लेना कब आए थे, कहाँ कहाँ इन्होंने कंपनियां वगैरह स्थापित की। डेनिश के बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी। लास्ट रह गए हैं फ्रांसीसी। इनको पढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको आज। कर लें भाई, थोड़ा सा ही है फ्रांसीसियों के बारे में। अब देखो फ्रांसीसियों को ना जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो तुम ना 4 बात पहले ध्यान से सुन लेना इनके बारे में। जितना हमको पूछा जाए पेपर के अंदर, उतना बात तुमको इनके बारे में पता होना चाहिए। फ्रांसीसियों से रिलेटेड सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, पूछेगा फ्रांसीसी किस राजा के समय में भारत के लिए निकले थे व्यापार करने के लिए? तो उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14वां। कौन सा राजा था? लुई 14।
लुई 14। इस लुई 14 के समय पे आए थे, समझ रहे हो बात को। फ्रांसीसी किसके समय भारत आए थे, तो लुई 14 के समय पे। फ्रांसीसियों ने 1664 में आगमन किया। कब आगमन किया, 1664, समझ रहे हो बात को। इन्होंने अपना कारखाना वगैरह खोलना शुरू कर दिया। कल मैंने तुम्हें बताया था कि इनका जो पहला कारखाना है वो कौन सी जगह स्थापित हुआ था, सूरत में। कल पढ़ा था ना हमने इस वाले पीडीएफ में, अरे इसमें बताया था ना। ये देखो, फ्रांसीसी कंपनी द इंड ओरिएंटल लेकर के आए थे। 1668 में पहला कारखाना कहाँ लगाया, सूरत में। फिर उसके बाद दूसरा कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम। फिर कौन सी जगह लगाया, सेंट थॉमस। कब लगाया, 1672। तो मैं कहूंगा कि 1668 में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया, कौन सी जगह, सूरत। अंग्रेजों ने भी अपना पहले कारखाने की शुरुआत कहाँ की थी, सूरत में, लेकिन उससे पहले बन गया था मसूलीपट्टनम वाला, है ना। 1668 दूसरा अंग्रेजों ने कारखाने का काम कहाँ लगाया था, तो मसूलीपट्टनम में। इन्होंने भी अगले ही साल 1689 के अंतर्गत, कब, 1669 के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम, कौन सी जगह, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में अपना कारखाने का काम वगैरह शुरू कर दिया। ठीक हो गया। मसूलीपट्टनम को जीतने के बाद इन्होंने कुछ और क्षेत्र जीते। जैसे तुमको याद रखना है, फ्रांसीसियों ने 1673 के अंतर्गत, किस वर्ष, 1673, 1673 में फ्रांसीसियों ने अधिकार कर दिया पांडिचेरी पर। कौन सी जगह अधिकार कर दिया, पांडिचेरी, पांडिचेरी पर अधिकार कर दिया। क्लियर है इतना। 1674 में, 1674 में फ्रांसीसियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया चंद्रनगर पर। कौन सी जगह अधिकार कर लिया गया, चंद्रनगर, चंद्रनगर पर अधिकार। ऐसे इन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किए। अंत में अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में होने लग गए संघर्ष, समझ रहे हो बात को। इसी संघर्ष को हमें मेनली पढ़ना है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, देखो भाई, फ्रांसीसी किस राजा के समय आए थे, लुई 14, ठीक है ना। पूछेगा किस वर्ष एंट्री मारी इन्होंने, 64। पहला कोठी कौन सी जगह बना रहे थे, सूरत में। दूसरी कौन सी जगह, मसूलीपट्टनम। फिर अधिकार कर लिया कौन सी जगह, पांडिचेरी में। फिर अधिकार किया कौन सी जगह, चंद्रनगर। ऐसा करते करते इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अधिकार वगैरह करना शुरू किया। अब हम लोग इनको ठीक से पढ़े तो हमको एक चीज जानने को मिलेगी यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, उसी को हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध। क्या बोल देते हैं, कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कितने हुए, तो कर्नाटक युद्ध हुए 3। कितने हुए, 3। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध में यहां लिख देता हूं, प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन सा कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक। अब एक तो अंग्रेज भारत में, दूसरे कौन, फ्रांसीसी। अब इनके बीच में क्या होती रहती थी, लड़ाई वड़ाई वगैरह होती रहती थी, समझ रहे हो बात को। सबसे पहला कर्नाटक युद्ध जो है ये 1746 ईस्वी में शुरू हुआ और 1748 ईस्वी तक चला। 1746 से 1748 तक। इस युद्ध का हमको या तो कारण पूछेगा, या तो समय पूछेगा, या तो फिर हमको संधि पूछेगा, समझ रहे हो बात को। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748। ठीक है भैया। कारण पूछेगा, कारण क्या था, तो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। देखो भैया, यूरोप के अंदर एक देश है ऑस्ट्रिया, है ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेरियन हंगेरी एम्पायर वगैरह था, समझ रहे हो बात को। अब इस एम्पायर की कहानी कभी तुमको बताऊंगा, तुम बस इतना याद रख लेना कि अगर हमारे पेपर में ऐसा लिखा है फिलहाल कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया एक देश था, यहाँ उत्तराधिकार को लेकर के कुछ समस्याएं थी, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। इस उत्तराधिकार की समस्या में एक तरफ जो है वहां यूरोप के अंदर एक तरफ खड़ा था ब्रिटेन और दूसरी तरफ खड़ा था फ्रांस। कौन खड़ा था, फ्रांस। और उसी चीज की तनातनी देखी गई भारत में, समझ रहे हो बात को। अब ये सब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही है, कौन सी जगह, ब्रिटेन में, यूरोप में चल रही है। अब वो यूरोप की लड़ाई का असर दिखा भारत में। तो कारण क्या था, पहले मतलब अंग्रेज फ्रांसी युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो क्या बोलना है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी।
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध के कारण ही ये सारी घटना घटी। और अगर हमको पूछ लिया जाता है कि ये किस संधि के द्वारा, यही तो पूछेगा ना, एक तो समय पूछेगा, एक कारण पूछेगा, एक पूछेगा संधि। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना है कि एक संधि हुई जिसका नाम है एक्सला-सेपल की संधि। कौन सी संधि? एक्सला-सेपल की संधि। कौन सी जगह हुई थी? यूरोप में। अब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? एक्सला-सेपल की संधि। तो यहाँ काहे को लड़ेंगे? समझ रहे हो बात को? जैसे ये संधि हुई तो 1748 में, किस वर्ष? 1748, इस युद्ध की भी क्या हो गई है यहाँ पे? समाप्ति। अब बात आता है इसका भारत में परिणाम क्या रहा, है ना? इसका क्या परिणाम रहा? तो परिणाम वगैरह इस युद्ध में, पहले युद्ध में जीत गए थे फ्रांसीसी। कौन जीत गए थे? फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था डुप्ले। कौन नेतृत्व कर रहा था? डुप्ले। तो डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि बोल के हरा दिया। समझ रहे हो बात को? तो इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि इस युद्ध में कौन जीत गए? फ्रांसीसी जीत गए। ठीक हो गया। दूसरा युद्ध देखोगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भाई पहला कब हुआ था बताओ? 1746 से 48। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? एक्सला-सेपल संधि। कब हुई थी? 1748। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी यूरोप से संबंधित, एक्सला-सेपल की संधि भी कहां संबंधित? यूरोप से संबंधित। इन्हीं संधियों के कारण यहां हो गया सारे के सारे युद्धों की समाप्ति। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमसे पूछा जाएगा तो इसके जस्ट कुछ समय बाद, देखो 48 में ये हुआ था ना, 49 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? 49। पूछेगा अगला कब शुरू हुआ था? तो अगला शुरू हुआ था 1749। एक कब तक चला था? 54 तक चला था। कब तक चला था? 54। 5 सालों तक चला था। पहला वाला कितने साल तक चला था? 2 साल। ये कितने साल तक चलेगा? 5 साल। अगला वाला चलेगा 7 साल तक। कितने साल तक चलेगा? 7 साल। समझिए बात को। तो ये युद्ध जो है ना, ये युद्ध हुआ था दो राज्यों की आपसी मतभेद की स्थिति के कारण। कारण क्या था? तो कारण था हैदराबाद और दूसरा कारण था कर्नाटक। कौन सा था? कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक। यहां बात को ध्यान से समझना, यहां बात को ध्यान से समझना कि हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी क्यों लड़ रहे हैं। तो देखो भैया, हैदराबाद में भी जो राजा था, अब कर्नाटक में भी जो राजा था, तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि एक को सपोर्ट करता था अंग्रेज, एक को सपोर्ट करता था फ्रांसीसी। समझ रहे हो बात को? अब अंग्रेज सपोर्ट कर रहे जिसको, तो वो बोले कि उत्तराधिकारी तुम्हारे राज्य में इसको होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? और दूसरे को सपोर्ट करे जो, वो बोलेगा तुम्हारे राज्य में उत्तराधिकारी इसको होना चाहिए, और बोलेगा वो वाला उसको बना रहा है तो हम वाले इसको बना। ये घुस जाते थे इन दोनों राज्यों की लड़ाई में। समझ रहे हो? और लड़ाई किसकी थी? हैदराबाद और कर्नाटक। एक तरफ घुस गए कौन? अंग्रेज। एक तरफ घुस गए कौन? फ्रांसीसी। अल्टीमेटली इन दोनों की लड़ाई हो जाती थी। तो हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों में एक के पक्ष में कौन थे? अंग्रेज थे, और एक के पक्ष में फ्रांसीसी। और इनके बीच में जब भी कुछ होता था तो इसकी वजह से लड़ने लग जाते थे कौन? अंग्रेज। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ध्यान रखना, पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब होगी? जब युद्ध समाप्त हो रहा होगा। युद्ध मैंने तुम्हें बताया कब समाप्त हुआ? 1754। बता दोगे कब समाप्त हुआ था? 1754। समझ रहे हो? इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे ना, वो भारतीय राजा और नवाबों के आंतरिक मामलों में घुस रहे थे। समझ रहे हो बात को? फ्रांसीसी प्रभुत्व जो है ना, वो इस युद्ध के समय कम हुआ। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इस युद्ध से फायदा हुआ। हम ये नहीं कहेंगे जीते, लेकिन इस युद्ध से फायदा हुआ। किसको? अंग्रेजों को। फिर इसके बाद एक युद्ध होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये युद्ध शुरू हो जाता है हमारा 1758 के आसपास। कब शुरू हो जाता है? 1758। ये लास्ट कर्नाटक युद्ध था। अंतिम तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758। कब हुआ था? 1758। ठीक है भाई। अब ये जो 1758 में शुरू हुआ तो ये चलेगा कब तक? 1763 तक। समझ रहे हो? ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखोगे तुम तो 5 साल तक ये चला था। मैंने कहा 7 साल तक चला। तो इस युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब देखो थोड़ा समझना बात को।
यूरोप में एक युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव यहां भारत में भी दिखा और इसके वजह से एक बार फिर से ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से लड़ने लगे। यूरोप में एक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल के लिए, समझ रहे हो बात को? वो इसी दौरान हुआ था और इस समय भारत में ब्रिटेन और फ्रांस भी फिर से एक बार यूरोप के आपसी कारणों से, राजनीतिक कारणों से यहां भी उनके संबंध खराब होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इस युद्ध का परिणाम मैं तुमको पूछूं, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो इस युद्ध का परिणाम हुआ बड़ा खतरनाक। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 के आसपास, 1760 के आसपास एक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? वांडीवास का युद्ध। ये जो वांडीवास का युद्ध था, इस वांडीवास के युद्ध का वांडीवास वैसे एक विलेज है तमिलनाडु में, एक गांव है, समझ रहे हो बात को? तो वांडीवास में युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में और इसका कंक्लूजन ये निकला कि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी भारत छोड़ करके चले गए। कौन चले गए? फ्रांसीसी भारत छोड़ करके चले गए। अगर तुमको पूछेगा इस युद्ध के बाद भारत छोड़ के चले गए थे कौन, तो क्या बोलना है? फ्रांसीसी। समझिए, अंग्रेजों ने किसको पराजित कर दिया? फ्रांसीसियों। अब भारत के व्यापार पर, भारत के साम्राज्य पर किसका अधिकार? अंग्रेजों। लेकिन फ्रांसीसियों ने कुछ क्षेत्र पकड़ लिया था, उस क्षेत्र को बड़े बाद तक नहीं छोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया था कौन सा क्षेत्र? पांडिचेरी। और इस पांडिचेरी को भारत के आजाद होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, उसके बाद भी 4 साल बाद छोड़ा था, 1954। समझ रहे हो बात को? अधिकार कब कर लिया था? 1673। और छोड़ा कब इसको? 1954। तब तक यहाँ बने रहे थे फ्रांसीसी। इतनी कहानी समझ आई? अब लास्ट में वांडीवास, तृतीय कर्नाटक युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गए ना अंग्रेजों से, हुए या नहीं हुए? और जैसी पराजित हुए तो सारी कहानी ही खत्म। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कितने युद्ध हुए थे बताओ? 3 युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। कारण पूछेगा तुमसे, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। कुछ दिक्कत थी यूरोप में, उसकी वजह से ये दोनों यहां भी लड़ने लग गए। समझ रहे हो बात को? और इसका कौन सी संधि से निष्कर्ष निकला था? एक्सला-सेपल की संधि से। ये कब हुई थी? तो 1748, जब खत्म हो रहा होगा युद्ध, है ना? ये कब हुई थी? 1754 में हुआ, 1749, 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इसका कारण क्या था? एक हैदराबाद के इंटरनल मामलों में घुसा रहता था और एक कर्नाटक के इंटरनल मामलों में घुसे रहते थे। अब अंग्रेज एक का साथ दे रहे हैं, एक का साथ फ्रांसीसी दे रहे हैं, दोनों लड़ लिए आपस में। समझ रहे हो? और इस युद्ध का अंत कौन सी संधि से हुआ? पांडिचेरी की संधि। कब हुआ था? 1754। क्लियर है इतना? तीसरा मैंने यहाँ पे क्या बताया? थर्ड, 1758 से 1763 तक युद्ध होता है, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप के अंतर्गत, मतलब उस समय चल रहा था और उसी युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है अपने को भारत में भी। और 1760 में इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय पे युद्ध होता है भारत में, वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज भारत से पूरे तरीके से भगा देते हैं किसको? फ्रांसीसियों। पूरे तरीके से नहीं कहेंगे, कुछ कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसी थे, लेकिन अब वो भयंकर तरीके से हो चुके थे पराजित। ठीक है, यानी सारे चैप्टर ही हो चुका था क्लोज, और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर भी होता है क्लोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। समझ रहे हो बात को? तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन तक ये अंतिम पार्ट था इसका, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला अपने पास आधुनिक भारत की शुरुआत हो रही है, तो कई चीजें आएंगी। ठीक है ना? उन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। फिलहाल इतना काफी है।